नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं। इसके पहले कि हम प्रश्नों का अध्ययन करने स्टार्ट करें, आप सभी के लिए दो सूचनाएं हैं। पहली सूचना ये है कि हम जल्द ही PYQ इसके बाद की क्लासेस में स्टार्ट कर देंगे। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि किसी न किसी CUT बीएड के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो CUT बीएड में साइंस से हो, चाहे सोशल साइंस के हों, चाहे लैंग्वेज के हों, चाहे मैथ्स के हों, चाहे COQP 03 यानी प्रीवियस में जो PGQP 01 था उसके क्वेश्चंस हो। तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वाले हैं। दूसरी बात यह है कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड के इन्हीं क्वेश्चंस के बेस्ड पर एनालिसिस के दौरान जो भी क्वेश्चन जिस थियरी से आए होंगे या जहाँ से भी आए होंगे उनको आपको दिखाएंगे कि हमने कहाँ पर डिस्कस किया था, और साथ में हम उनकी थियरी क्लास का 2 मैराथन सेशन लाने वाले हैं। तो आप सभी को करना क्या है, इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर कहीं से आपको सूचना ना मिल पाती है इन क्लासेस को और छूट जाती है तो ये क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाली हैं आप सभी के लिए। तो आपको सूचना मिल जाए इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसको शेयर भी करना है। आप अगर शेयर नहीं करेंगे तो हम सब तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो अगर हम आपके लिए इतना कुछ फ्री में कर रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सूचना आपको मिल जाए। हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न कह क्या रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन द टर्म्स ऑफ। आपको बताना है कि शिक्षण की इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता को किस प्रकार से आंका जाना चाहिए। कोर्स कवरेज, पाठ्यक्रम का जो कवरेज किया गया है उसके अनुसार। स्टूडेंट इंटरेस्ट, छात्रों की रुचि। थर्ड, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के सीखने के परिणाम। फोर्थ, यूज ऑफ टीचिंग एड इन द क्लासरूम, कक्षा में शिक्षण सामग्री का उपयोग। तो 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, चारों में कौन सा सही होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ते समय उनमें जो शब्द दिए होते हैं उनका एनालिसिस करना सीख लीजिए। देखिए, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है, बस आपको चारों विकल्प को अच्छे से एनालिसिस करने होते हैं। इसमें दिया क्या हुआ है, आंका जाना यानी कि जज किया जाना। अब जज करने का अर्थ क्या हुआ, मूल्यांकन किया जाना। मूल्यांकन किस आधार पर होता है, हम जो सीखते हैं उसका परिणाम जो होता है वही मूल्यांकन होगा। तो शिक्षण के दौरान उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किस पर होगा, लर्निंग आउटकम्स पर होगा, क्योंकि जो हम उसको सीख रहे हैं उसका परिणाम क्या निकल रहा है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इस आधार पर। तो ये बातें आपको सीख लेनी है, एनिमिलेशन आपको आना चाहिए, आप एलिमिनेट कर पाएँ चीज़ों को। देखिए, अन्य सारे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पाठ्यक्रम का कवरेज क्या होता है, एक टीचर को एक उत्तरदायित्व होता है कि वह जो कोर्स दिया गया है उसको पूरा करा दे। तो इट इज टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह क्या है, शिक्षक का उत्तरदायित्व बन जाता है। सेकंड ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। स्टूडेंट इंटरेस्ट क्या होता है, एम होता है, उद्देश्य होता है टीचर का कि वह लर्निंग में जो है पार्टिसिपेट करा ले, स्टूडेंट को अपनी तरफ इंगेज कर ले और पाठ के प्रति या लेसन के प्रति उसको बच्चे को इंटरेस्ट क्या कर दे, डेवलप कर दे। ये स्टूडेंट टीचर का क्या होता है, प्राइमरी एम होता है। एंड 4 क्या है, 4 जो दिया है यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन देने में, अनुदेशन देने में जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं इन द क्लासरूम, तो वहाँ पर टीचिंग एड्स को यूज करना टीचर को आना चाहिए। इट इज़ अ स्किल ऑफ टीचिंग, ये शिक्षण की क्या है, एक स्किल है। तो 4th नंबर स्किल में अगर क्वेश्चन पर होता है तो वो वहाँ सही हो जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कह क्या रहा है, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज टू टेक कॉग्नाइज ऑफ व्हाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। जब शिक्षण एक कक्षा में छात्रों को संबोधित कर रहा है उस समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करना है। पहला दिया हुआ है अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मतलब निकटता से बचाव। दूसरा दिया है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, जो वॉइस में उतार चढ़ाव लाते हैं हम। तीसरा है रिपीटेटिव पॉज, मतलब कि दोहराव और विराम। और
डी क्या कह रहा है, फिक्स्ड पोस्चर, निश्चित मुद्रा। तो आपको संबोधित करते समय शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहने वाला महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा, वॉइस की मॉड्यूलेशन। अगर आप कहीं विराम की आवश्यकता है, विराम नहीं ले रहे हैं, और वॉइस मॉड्यूलेशन होता क्या है, मतलब जहाँ पर विराम लेने की आवश्यकता है वहाँ पर विराम लीजिए, रुकिए। जहाँ पर एक्सक्लामेटरी आया है वहाँ पर उसको उस तरह प्रदर्शित कीजिए, बोलने से लगे कि हाँ ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी वाला है। अब आपको पता लग रहा है कि प्रोज पढ़ रहे हैं, पोइट्री को भी, तो ये सब गलत हो जाता है वहाँ पर। तो वॉइस मॉड्यूलेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। हम बढ़ेंगे आगे और अगला प्रश्न आपके सामने लाएंगे। अगला प्रश्न का क्या रहा है, एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। एक शिक्षक के रूप में उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है यूज ऑफ पीयर कमांड, सहकर्मी कमांड का उपयोग करना, मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट्स, आक्रामक बयान देना। सी ऑप्शन है एडॉप्शन ऑफ वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्चर, एक तरह से स्थापित पोस्चर मतलब आसन बना लेना, या फिर बीइंग अथॉरिटियन मतलब सत्तावादी होना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सही ऑप्शन इसमें बताना है। अथॉरिटियन होना भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। शिक्षण में कभी भी सत्तावादी नहीं होना है, मतलब कि हमेशा डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट आपको बना के रखना है। तो वहाँ पर क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है, प्रजातंत्रात्मक होता है, जो कि जहाँ पर क्लासरूम एज अ ग्रुप होता है और उसमें सभी को एज अ स्टूडेंट एज अ टीचर आप सभी को पार्टिसिपेट करना होता है। अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप एक तरह से क्लास को ऑटोक्रेसी के रूप में ले रहे हैं, जहाँ पर आपकी प्रभुत्ता है। तो ये आपको टीचर के रूप में नेगोशिएट करना है, इसको क्या करना है, कम करना है। सी क्या कह रहा है, एक पोस्चर स्थापित कर लेने से क्या होता है कि एक तरह से पैसिव लर्निंग को बढ़ावा मिलता है, जबकि टीचिंग कब होती है, जब एक्टिव लर्निंग हो। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं होगा। मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट्स, तो इससे क्या होगा, बच्चे डर जाएंगे, आपसे कुछ पूछेंगे नहीं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर भी नहीं है। यूज कमांड के पीयर कमांड, सहकर्मी कमांड का उपयोग करना, सहकर्मी के रूप में आप क्या करेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, उनको टीचिंग के लिए प्रोत्साहित करेंगे और टीचिंग आगे रहेगी। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी विशेषता शिक्षण की प्रभावशीलता से अत्यधिक संबंधित है। आपको बताना क्या है, टीचर का नहीं, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि सीखने वाले की विशेषता। अब बताना क्या है, प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, पूर्व अनुभव शिक्षार्थी का। सेकंड ऑप्शन दिया है एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स एंड लर्नर, शिक्षार्थी के माता पिता की स्थिति क्या है। और तीसरा ऑप्शन दिया है पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी के सहकर्मी समूह। एंड फोर क्या है, फैमिली साइज फ्रॉम हुइच द लर्नर कम्स, जहाँ से वो सीखने वाला शिक्षार्थी आ रहा है उसके परिवार का फैमिली साइज क्या है, परिवार का आकार क्या है, मतलब कि लिटिल फैमिली वाला है या फिर बड़े जो संयुक्त फैमिली होती हैं उनमें से है, जॉइंट फैमिली का है, ये सब। तो इसमें मायने क्या रखता है, अगर बात करें लर्नर से रिलेटेड, फैमिली साइज जो होता है ये माना गया है शिक्षण में। अगर जॉइंट फैमिली में बच्चा रहा है, ये गलत हो गया यहाँ पर। अगर जॉइंट फैमिली में रहता है तो वहाँ पर उसको माना गया है कि वो वेल सोशल्ड होता है, उसको सामाजिकता की पहचान होती है और वह एक सामाजिक व्यवहार करने में उत्कृष्ट होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है विशेषता, तो ये अगर बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में ज़रूर आ जाता है, बट यहाँ पर उसकी विशेषता नहीं होगी। तो फोर्थ ऑप्शन राइट नहीं है। थर्ड ऑप्शन पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर इज आल्सो मेंशन, हम उसको जानेंगे किसमें, एज अ इन्वायरमेंट जो कि प्रोवाइड किया जाएगा उनके पीयर ग्रुप के द्वारा। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाएगा अगर शिक्षार्थी के समूह की बात करेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करेंगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन देखने होंगे, और पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर अगर है तो इसको ध्यान दे करके आपको ऑप्शन सॉल्व करना होगा।
एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी के माता पिता की शैक्षिक स्थिति स्टूडेंट्स के विशेष शिक्षण विशेषता से नहीं ज्वाइंट है। ये अच्छी बात है। अगर शिक्षार्थी के माता पिता अच्छे बैकग्राउंड से आएंगे तो वो अच्छी तरह से देखभाल कर सकेंगे, अच्छी उनको संसाधन मुहैया करा सकेंगे। बट फर्स्ट ऑप्शन जो पूर्व अनुभव होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आपने एनसीईआरटी की किताबें देखे होंगे, उसमें दो चीज़ें दिखी होंगी। एक तो सबसे ऊपर लिखा रहता है कि आपने ये क्लास ये पिछली कक्षा में पढ़ रखा है, तो वहाँ वो ज्वाइंट करते हैं आपके पूर्व अनुभव से, क्योंकि आप अगर चीज़ों को ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए, टीचिंग और लर्निंग में सबसे पहला सिद्धांत ये आता है कि हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को हम कब देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, मूल रूप में देखते हैं, एज अ होल देखते हैं, हम पूरी चीज़ देखते हैं। जैसे चेयर है, कुर्सी रखी हुई है, तो हम कुर्सी के 4 पैर होते हैं, उसके बाद में उस पर बैठने के लिए हाथ रखने वाला होता है, ऐसा नहीं देखते हैं, पूरे चेयर को देखते हैं। उसी प्रकार से टीचिंग में जो बच्चा सीखता है वो पूरा होल सीखता है, इसलिए हम उसके प्री नॉलेज को पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको टीचिंग करते हैं। तो यहाँ पर इसी का अर्थ ये हुआ कि शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव जो होता है वो सीखने की प्रक्रिया में एक शिक्षार्थी से रिलेटेड विशेषता है और वह प्रभावशीलता अधिक संबंधित होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया। अगर बात करें, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया तो उसको ध्यान में रखिएगा, होल एज अ होल। अगर बात करेंगे, देखिए जीव विज्ञान में अगर कोई भी आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बताना है तो आप डायरेक्ट स्टमक या पाचन शक्ति के बारे में तो नहीं बताते हैं, पहले आप पूरा उसको होल बॉडी पूरे दिखा देते हैं, फिर उसके बाद में आई है, नाक है, कान है, ये मुंह है, इसका काम है, फिर आंतरिक भागों को चलते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एज अ होल आपको प्रारूप देना होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ें और अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। एक डिसलेक्सिया जो कि बीमारी मानी जाती है, डिसऑर्डर है, वो क्या विशेषता शामिल रखती है उसकी। अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर, ADHD इसको बोलते हैं। ADHD अगर आता है तो अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर होता है। ऐसे बच्चे कभी ध्यानपूर्वक कहीं रह नहीं सकते हैं, उनका ध्यान नहीं रुकता है। दूसरा कह रहा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग, अलग सोच होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है और पढ़ने में प्रवाह नहीं होता है उनमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। अलग सोच रखने वाले बच्चे क्या होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड में आते हैं, जिनकी गिफ्टेड चाइल्ड बताया गया है उनको, जो कि अलग सोचते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, या फिर क्रिएटिव चिल्ड्रन में उनको बताया जाता है। इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, वो धारा प्रवाह रूप में पढ़ नहीं पाते हैं, उनके सामने जो अक्षर होते हैं वो टेढ़े बेढ़े दिखाई देते हैं। इंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन, ये सब गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंसी। एक बार पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि मैथ्स के सॉल्यूशन पर बेस्ड कोई मूवी कौन सी है, तो वहाँ पर कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया से रिलेटेड, डिसकैलकुलिया क्या है, गणना संबंधी विकार है। तो क्वेश्चन आया था कि डिसकैलकुलिया पर बेस्ड कोई मूवी बनाई गई है, उस मूवी का नाम देना था। तो उसमें कई सारे मूवी थी, जैसे तारे ज़मीन पर थे, और जो डिसलेक्सिया से मूवी बेस्ड थी जिसमें पंकज त्रिपाठी अभिनेता हैं, और वो नील बटे सन्नाटा मूवी है, आपने देखी होगी। तो उसी प्रकार से नील बटे सन्नाटा वहाँ पर डिसलेक्सिया से रिलेटेड मूवी थी। हमने मूवी जो कि डिसलेक्सिया या अन्य डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं, उनकी एक जो स्कीम रिलेटेड एजुकेशन है उसमें हमने बताया है, तो उसको आप देख लीजिएगा, उससे हो जाएगा कवर। और यहाँ पर डिसलेक्सिया से रिलेटेड अगर मूवी की बात करें तो कौन सी मूवी हो जाएगी, इसको आपको कमेंट बॉक्स में, यहाँ पर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि डिसलेक्सिया से रिलेटेड आपको कौन सी मूवी है। मूवी के अगर हीरो की बात करें, एक्टर की बात करें, तो आमिर खान उसके मूवी के हीरो हैं। अगर आप इस चैनल से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको उसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी का सबसे उच्चतम लेवल क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ये है क्या, एक्चुअली एक मनोवैज्ञानिक थे बेंजामिन एस ब्लूम, जिन्होंने जब शिक्षण में बहुत सारी समस्याएं थी पहले,
तो 1960 के दशक में उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि हम जो शिक्षण करते हैं लर्निंग में 3 डोमेन्स में उन्होंने पूरे इसके ऑब्जेक्टिव्स को बांट दिया। शिक्षण के उद्देश्यों को 3 डोमेन में बांट दिया। पहला डोमेन तो यही है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा डोमेन क्षेत्र क्या हो जाएगा भावात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा उन्होंने बांटा साइकोमोटर डोमेन। तो बेंजामिन एस ब्लूम और उनके साथी एक मसीहा थे, उन्होंने मिल करके 1960 के दशक में 1960 से 1962 के बीच में ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर दिया। तो अगर पूछे कि शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करने में किन मनोवैज्ञानिक का योगदान है, तो बेंजामिन एस ब्लूम, BS ब्लूम आती है, ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, तो उसको ध्यान रखिएगा। उसमें कॉग्निटिव एबिलिटी में 6 स्तर बताए हैं, जिसमें सबसे पहले होता है नोन मतलब नॉलेज, नोइंग फर्स्ट ऑप्शन है जो कि सबसे आसान है, जानना। उसके बाद में उन्होंने बताया अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ किसी बात को, जैसे आप किसी तथ्य को रट लेते हैं, जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, उसको सन को रट लेना क्या है, जानना है। फिर समझ उसकी विकसित करना क्या होता है, जब रटे हैं उसके बाद में समझ होती है कि प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ था, किस कारण से हुआ है, ये तो आप जान पाएंगे समझ में। तो वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि सेकंड लेवल बताया उन्होंने। और थर्ड लेवल में उन्होंने बताया प्रयोग करना उसका। थर्ड लेवल में क्या बताया, यूज करना, प्रयोग कर लेना। बच्चा जब कहीं पढ़ करके कोई चीज़ दूसरे स्थान पर प्रयोग कर लेता है, तो वहाँ पर उन्होंने बताया तीसरा लेवल। तो तीसरा लेवल क्या है, प्रयोग का, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट लेवल नॉलेज, दूसरा अंडरस्टैंडिंग और तीसरा लेवल क्या है, प्रयोग। और चौथा लेवल उन्होंने बताया एनालिसिस का। तो चौथा लेवल है क्या, एनालिसिस का। यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो फोर्थ लेवल क्या है, एनालिसिस का। और फिफ्थ लेवल उन्होंने बताया, पांचवा लेवल मैंने 6 बताए थे ना, तो पांचवें लेवल में उन्होंने बताया सिंथेसिस मतलब क्या होता है, संश्लेषण। जब विश्लेषण के बाद में संश्लेषण होता है, जब आप किसी सभी तथ्यों को विश्लेष कर दें, मतलब कि हर एक भागों में तोड़ के बांट देंगे, तो वो हुआ विश्लेषण। उसके बाद में उन टुकड़ों को जोड़ करके कुछ नया क्रिएट कर दें, ये हो रहा है संश्लेषण। तो संश्लेषण हुआ। और छठे नंबर पे उन्होंने बताया इवैल्यूएटिंग, मतलब कि छठवां नंबर क्या हुआ, मूल्यांकन। तो अगर अब आपको कहीं भी प्रश्न इसको ऐसे अरेंज करने को देता है क्रम वाइज, तो आप क्रम वाइज अरेंज भी कर लेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मूल्यांकन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट जो 6 नंबर हाईएस्ट है, तो क्या हो जाएगा, इवैल्यूएटिंग हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इस तरह बताने से आपको, अगर इसको अरेंज करने को देता है तो आप इसको अरेंज कर ले जाएंगे बहुत ही आराम से। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन व्हिच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय, और ऑप्टिमल मतलब होता है यूजफुल, इष्टतम। तो बताना है कि शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम और सक्रिय बनाया जाता है डिस्कशन मेथड में, चर्चा पद्धति में, बुच सेशन मेथड, बस सत्र विद्यालय। तीसरा कह रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, विचार मंथन पद्धति। और फोर्थ है प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। परियोजना विधि हायर एजुकेशन में प्रयोग किया जाता है। तो परियोजना विधि कब प्रयोग किया जाता है, हायर एजुकेशन में, जब हम किसी कार्य को करने को छात्रों को दे देते हैं, छात्र खुद उस पर रिसर्च करते हैं और प्रोजेक्ट तैयार करते हैं जो कि सबमिट करना होता है। फिर उस पर जो विशेषज्ञ होते हैं उनको चेक करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज द फॉर्म ऑफ टीचिंग स्किल, जो कि एक तरह के टीचिंग मेथड और स्किल को मिला करके बनाया गया है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होता है जिसमें होता क्या है कि हम एक क्लास एज अ ग्रुप मान लेते हैं, पूरे क्लास को एक ग्रुप मानेंगे और उसके बाद में हम किसी विषय पर चर्चा कर देंगे, दे देंगे टॉपिक, और वो चर्चा करेंगे। सारे पार्टिसिपेट मेथड करके जो छात्र होंगे वो अपनी अपनी विचार रखेंगे और सभी विचारों का एनालिसिस करेंगे और फिर एक कंक्लूजन पर निकल आएंगे। तो विचार मंथन होता है। इससे क्या होता है, क्रिएटिवनेस बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो 3 ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिवनेस की बात नहीं की गई है।
प्रो ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव की बात की गई है, जिसका अर्थ होता है चर्चा पद्धति, डिस्कशन मेथड, जिसमें हम आमने सामने एक छात्र शिक्षक के रूप में और सभी ग्रुप के रूप में डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो वहाँ पर हम क्या हो जाते हैं, सक्रिय रूप से चर्चा करते हैं, जिसमें हम क्या होते हैं, एक्टिव रूप से लर्निंग कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो गए और हमने सभी के बारे में, सभी विकल्पों के बारे में भी चर्चा कर ली है। तो अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन अ क्लासरूम अ कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाई। एक कक्षा में एक संचारक के भरोसे का स्तर निम्न द्वारा निर्धारित किया जाता है। ए, द यूज ऑफ हाइपरबोल, अतिशयोक्ति का उपयोग करके। द चेंज ऑफ वॉइस लेवल, आवाज़ स्तर में परिवर्तन। द यूज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अमूर्त धारणाओं का उपयोग। या आई कॉन्टेंट, आँख से संपर्क। तो अगर विश्वास की बात करें तो फर्स्ट क्या होता है, आई कॉन्टेंट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहते नहीं है कि अगर आप आँख मिलाकर बात करते हैं किसी से तो वो आपके ये बात की ट्रस्ट लेवल पर, विश्वास की बात पर आपके मोटिवेशन को इंगित करता है, पहचान दिलाता है। तो आई कांटेक्ट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अतिशयोक्ति का प्रयोग झूठ किया उस पर किया जाता है, जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि हम आपके लिए अभी चांद तारे तोड़ कर ले आएंगे, ये सारी बातें जो है अतिशयोक्ति होती है। ऐसी जीवन में नहीं होता है, जिंदगी सभी की क्या है, चेंज होने वाली रहती है और ये सब बातें बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति है। चेंज ऑफ द वॉइस लेवल क्या होता है, इम्पॉर्टेंस होता है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इससे होता क्या है, जो कम्युनिकेट करते हैं हम, जो मैसेज सेंड करना चाहते हैं वो दूसरा डिकोड कर ले जाता है, उस तक पहुंच जाता है। जब हम अपनी बात को रोकते हैं, अपनी बात को विराम के रूप में कहते हैं, धीरे धीरे कहते हैं। अगर हम धीरे धीरे किसी बात को कहेंगे तो इससे होता क्या है कि वो समझ पाता है। अगर हम बहुत तेज तेज बोलते हैं तो उसमें समझ नहीं पाएगा। तो चेंज ऑफ वॉइस लेवल बहुत ही अच्छा होता है। और जो अमूर्त धारणाओं का उपयोग करना ना तो टीचिंग में इम्पॉर्टेंट है और ना ही कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो क्लासरूम में अमूर्त धारणाओं का उपयोग करने से बचना चाहिए। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द। शिक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक संबंधित है सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, देश की सामाजिक व्यवस्था। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, समाज की आर्थिक स्थिति। प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था। या एजुकेशनल सिस्टम, शैक्षिक प्रणाली। तो जी हाँ, शिक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाली सबसे शक्तिशाली कारक क्या है, हमारे यहाँ की प्रचलित शिक्षण प्रणाली। शैक्षिक एजुकेशनल सिस्टम जो है हमारे यहाँ का बहुत ही वीक माना गया है। यहाँ पर जब से हम स्वतंत्र हुए हैं यानी कि 1947 के बाद में लगातार कमीशंस बनते रहे हैं। हर एक कमीशन ने बहुत सारी चीज़ें बताए, जैसे कि हम बात करें माध्यमिक शिक्षा आयोग की, माध्यमिक शिक्षा आयोग कोठारी आयोग जिसको कहा गया। उसके बाद में 1986 की राधा कृष्णन आयोग, आचार्य नरेंद्र देव समिति और अन्य बहुत सारी समिति आई। सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया, न्यू लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया, एनसीएफ 2005 आया, हमने आरटीई एक्ट 2009 बना दिया, हमारी नई शिक्षा नीति 2020 की आ गई। हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं किन्हीं भी चीज़ों का। अभी देखिए 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है उसको हम इम्प्लीमेंट करते करते 2025-26 लगा देंगे और 10 साल बाद हमें नई शिक्षा नीति लागू करनी होती है। पर हम जब एक शिक्षा नीति बनाते हैं तो 7-8 साल तो उनको लागू करने में लगा देते हैं, फिर नई शिक्षा नीति बनेगी, फिर लागू करेंगे, तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो शैक्षिक प्रणाली सबसे फैक्टर जो है अफेक्ट करता है हमारे किसमें, पावरफुल अफेक्टिंग फैक्टर है एज अ टीचिंग इफेक्टिवनेस। तो इसको ध्यान में रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने लाते हैं। व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर अ गुड टीचिंग। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। डायग्नोसिस, निदान बिल्कुल आवश्यक है। अगर छात्र को कोई समस्या हो रही है तो आपको डायग्नोस करना है, उसका कारण जानना है और उसका इलाज करना है। रेमेडी, उपाय देना, बिल्कुल अगर आपको प्रॉब्लम का पता चल गया है तो बच्चे को सहायता देना है, उपाय देना है। डायरेक्शन, दिशा देना, बिल्कुल बात सही है। एंड फीडबैक, प्रतिक्रिया एज अ टीचर आपको भी उपयोगी है, एज अ स्टूडेंट उनको भी उपयोगी है। तो
डी भी ऑप्शन सही है। तो ABCD ऑल इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो सी यहाँ पर मार्क करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं टाइम को बर्बाद ना करते हुए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में एक महत्वपूर्ण व्यवहार है? यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, छात्रों के विचारों और योगदानों का उपयोग करना, स्ट्रक्चरिंग संरचना, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी निर्देशात्मक किस्म, और क्वेश्चनिंग प्रश्न करना। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आप प्रभावी रूप से उनको अगर छात्रों के व्यवहार को, विचारों को हम इंगेज करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो होता क्या है, इससे एक्टिव माहौल बनता है। वो अपने विचार बताएंगे तो हम उनको अब प्रतिक्रिया देंगे, फीडबैक देंगे और उससे वो सीखेंगे। वो अगर गलत बता रहे हैं तो आप एज ए टीचर उनको गाइड करेंगे सही बताने के लिए और मोटिवेट करेंगे कि अगली बार वो कोशिश करें कि पढ़कर आएँ और अच्छा बताएं। जबकि आपको भी फीडबैक मिलेगा, तो इससे एक्टिव क्लासरूम की इन्वायरमेंट बनता है। तो ये सही विकल्प है, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही था इसका। हम आगे बढ़ेंगे। यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगनिंग ऑफ अ डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज इज रिफर्ड टू एज, विचारों की एक गतिशील पैटर्न की शुरुआत के रूप में कक्षा संचार के केंद्रीय बिंदु का उपयोग करना कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? अगर आप गतिशील रूप से पैटर्न की शुरुआत करते हैं कक्षा संचार के व्यक्ति में केंद्रीय बिंदु का उपयोग करना चाहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? प्रणालीकरण कहा जाता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेशन कहा जाता है, समस्या का अभिविन्यास करना कहा जाता है, या फिर आइडियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, आदर्श प्रोटोकॉल, माइंड मैपिंग, मन चित्रण। मन चित्रण क्या है? सुहानी को देखा होगा, सुहानी मैडम को, वो क्या करती हैं? माइंड मैपिंग करती हैं कि आपके मन में जो बातें आ रही हैं उन बातों को आपको बता देना है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी की गई है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन एट द बिगिनिंग ऑफ डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज इज रिफर्ड टू एज। तो कौन सा सही होगा? विचारों की एक गतिशील पैटर्न के शुरुआत के रूप में, जहाँ पर विचार लगातार आ रहे हों, वहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? जो कि केंद्रीय बिंदु का उपयोग कर रहा होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ये सही हो जाएगा इसका सिस्टेमेटिशन, प्रणालीकरण करना। हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने लाएंगे। मोस्ट ऑफन ऑफ द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज, अक्सर शिक्षक छात्र संचार कैसे होता है? तो शिक्षक और छात्र का संचार कैसा होता है? ऑप्शन दिया है, स्पूरियस नकली होता है, क्रिटिकल होता है गंभीर, यूटिलिटेरियन होता है मतलब कि उपयोगितावादी, या कन्फर्मेशनल होता है टकराववादी। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो बिल्कुल सही बात है, शिक्षक और छात्र का संचार कैसा होता है? सी ऑप्शन उपयोगितावादी होता है। अन्य सारे विकल्प इसके क्या हैं? उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं जो कि सही नहीं होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है एटीट्यूड्स, अभिवृत्ति, एक्शंस एंड अपीयरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसीडर्ड एज। कक्षा संचार के संदर्भ में दृष्टिकोण, कार्य और दिखावे को इस प्रकार माना जाता है: वर्बल, मौखिक, नॉन वर्बल, गैर मौखिक, इम्पर्सनल, अवैयक्तिक, या इरेशनल, तर्कहीन। कौन सा सही हो जाएगा? कक्षा संचार के संदर्भ में दृष्टिकोण, कार्य और दिखावे को इस प्रकार माना जाता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बताना है। हम अगली क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि हमें पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आखिर हमें भी तो पता चलना चाहिए कि आप देख भी रहे हैं हमारे वीडियोज़ को लास्ट तक या नहीं देख रहे हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं तो हमें पता चलेगा कि आपने लास्ट तक हमारे वीडियो को देखा है और हम अगली क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर आपको बताएंगे। आप जो भी जानते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और आप ये भी बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो हमको पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज हो चुकी है, आपकी तैयारी कितनी चल रही है। हम उस अनुसार अन्य क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे या क्वेश्चन के लेवल अच्छे रहेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपको बेनिफिशियरी हो, हेल्पफुल हो, ऐसी हमारी आशा रहती है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, सभी को पहुंचाइए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। हम जल्द ही आपको मिलते हैं PYQ के साथ और मैराथन क्लासेस के साथ। हमारी वीडियोज सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 9 PM पर
हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाती हैं। तो वहाँ पर आपको आ जाना है, शेयर करना है और लाइक करना है और पूरे वीडियो को देखना है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो अच्छी हो सके। तो नमस्कार, मिलेंगे अगली वीडियो में।